दोस्तों एक लड़का जिसकी उम्र 29 साल होती है वो जेल में सजा काट रहा था क्योंकि उस पे कई सारी धाराएं लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों जेल में क्या होता है कि कोई ऐसा कैदी जो बहुत बड़ा जघन्य अपराध करके वहां पे पहुंचा हो जेल में, जिसने बहुत बड़ा कांड किया हो कि भैया एक बार में 10 लोगों को मार दिया हो, 20 लोगों को मार दिया हो, इस तरह का कोई अगर पहुंचता है तो उसका बड़ा दबदबा होता है, लोग उससे दाब खाते हैं, डरते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा कांड करके पहुंचा है तो फिर वहां के जो कैदी हैं वो उस पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वही इस लड़के के साथ में हो रहा था। जो ये 29 साल का लड़का था, ये बहुत ज्यादा परेशान था। इससे जो बाकी कैदी थे वो जबरदस्ती काम करवाते थे, जो बड़े थे वो इससे जबरदस्ती काम करवाते थे। इसका मन नहीं होता था तब भी कहते थे ये करो वो करो ये करो। बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे। ये बहुत रोता था, परेशान होता था। एक दिन वहां के जेलर, क्योंकि वहां की जो जेलर थी उस जेल की वो लेडीज थी, वहां के जेलर ने सोचा कि चलो आज हम इस जेल का मुआयना करके आते हैं कि कौन कैदी भाई क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जब वो मुआयना करने के लिए पहुंची तो वहां कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि मैडम जी, एक कैदी है जिसको सभी बहुत ज्यादा हैरान करते हैं और वो बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है, एक बार उससे जरूर मिल लो। दोस्तों मैडम साहिबा कहती है ठीक है, हम उससे जरूर मिलेंगे। कुछ देर बाद मैडम साहिबा उसी कैदी के पास पहुंच जाती हैं जिसके बारे में शिकायत की गई थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा के बैठा हुआ था। मैडम साहिबा ने कहा कि मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हारी परेशानी है, तुम क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया। वैसे ही उस कैदी ने भाई मुड़ के देखा और जैसे ही मुड़ के उसने जेलर साहिबा को देखा वैसे उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, वो बहुत तेज तेज से रोने लगा। मैडम साहिबा ने जब उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई, दंग रह गई और कुछ नहीं बोल पाई और वो चुपचाप से अपने ऑफिस में चली गई। ऑफिस में उस कैदी को बुलाया और उससे पूछा कि तुम ये बताओ, तुम ऐसा क्या करके आए हो जिसकी वजह से तुम्हें जेल हो गई, जिसकी वजह से सजा हो गई, और तुम्हें क्यों सब परेशान कर रहे हैं। दोस्तों वो जो व्यक्ति था उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैडम साहिबा भी उसको देख के भावुक हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति कोई और नहीं था, उस जेलर के, वो जो मैडम साहिबा थी उनका पति था, जिससे उनका तलाक हो गया था। अब जो पति है वो कैदी है, जो पत्नी है वो जेलर है। बड़ी ही इंटरेस्टेड कहानी है भैया, बस थोड़ा सा समय निकाल के इस पूरी कहानी को जरूर सुन लेना और प्यारा सा कमेंट से जरूर कर देना। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के अलवर की। एक व्यक्ति जिनकी 3 बेटियां होती हैं, उनके कोई भी लड़का नहीं होता है और वो तीनों बेटियों को बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे थे। जिनमें जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी उसका नाम था अंजना। वो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज तर्राक थी, लेकिन कुछ दिन के बाद में अंजना का किसी अनजान लड़के के साथ में चक्कर चलने लगता है। धीरे धीरे ये बातें अंजना के घर तक पहुंच जाती हैं। जब अंजना के मम्मी और पापा इस बात को जानते हैं तो अपनी बेटी से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनको इस बात की चिंता होने लगती है कि कहीं ये बेटी कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे मेरी बदनामी हो जाए, समाज में थू थू हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने ये विचार बना लिया कि हम अपनी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे, क्योंकि अपनी इज्जत की परवाह हर माता पिता को होती है। दोस्तों इसी उद्देश्य से वो लड़का देखने लगते हैं, लेकिन अंजना इसका विरोध करती। अंजना कहती कि पिताजी हम पहले पढ़ाई करेंगे, इसके बाद में हम शादी करेंगे। तो पिताजी ने वो बात नहीं बताई कि इसके वजह से हम शादी कर रहे हैं। पिताजी ने कहा कि बेटी मेरे सर पे जिम्मेदारी है, तुम शादी कर लो, हम तुम्हारी शादी अच्छे घर में कर देंगे, इसके बाद में तुम आगे की पढ़ाई कर लेना, जो भी तुम्हारा सपना है उसको पूरा कर लेना। अंजना दोस्तों मान जाती है और एक ऐसे परिवार में शादी हो जाती है जहां पे अंजना ने अपनी शर्त को रखा कि हम शादी तभी करेंगे जब आप लोग ये कह दो कि हम आगे की पढ़ाई कराने देंगे, हम आगे की पढ़ाई करेंगे, हमारा जो सपना है वो अफसर बनने का है।
अंजना के ससुराल वाले मान जाते हैं जहां पे शादी तय होती है, और जिस लड़के से शादी तय हुई है उसका नाम करण होता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अंजना के ससुराल वाले मान तो गए कि हम आगे की पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अंजना का जो पति था वो सिर्फ 12th पास था, और सास ससुर थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी भी हो जाती है, अंजना अपने ससुराल में पहुंच जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, अब जब अंजना को पढ़ाई भी करनी है, ससुराल भी देखना है, काम भी देखना है, तो पढ़ाई के साथ में सब कुछ बढ़िया से नहीं हो पा रहा था। अगर पढ़ाई करती तो कोई काम छूट जाता, कोई हो जाता। जब कोई काम छूट जाता तो अंजना की सास फिर आतंक मचाती कि अरे भाई ये काम छूट गया, तो डिग्री फाड़ रही है, ये काम छूट गया, ये कौन करेगा, तेरी माँ करेगी कि तेरे पिताजी करेंगे। यहां तक कि जो लड़का था वो भी शिक्षा के महत्व को नहीं समझता था, वो भी अंजना का विरोध करता था। कहता था कि अरे पढ़ाई करो लेकिन काम पहले टाइम से करो, काम जरूरी है कि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई कर लेना बाद में, पहले काम निपटा लो। अब वो अंजना बहुत ज्यादा परेशान, यहाँ तो बिल्कुल भी कोई समझ ही नहीं रहा है, शिक्षा को बिल्कुल समझ ही नहीं रहा। अब मेरी पढ़ाई है, मेरा एग्जाम है, अब हम तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जाम को कैसे निकालेंगे। जैसे तैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन जो वो लड़का था जिससे शादी हुई थी, जिसका नाम था करण, उसका चाल चलन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और दिन के दिन बिगड़ता हुआ चला जा रहा था। वो शराब पीता था, अपने दोस्तों के साथ में घूमता था, रात को घर पे लेट आता था। अंजना इसका विरोध करती थी। जब अंजना इसका विरोध करती थी तो पति और भी ज्यादा अपनी पत्नी के खिलाफ हो गया। उसके मम्मी पापा भी खिलाफ हो गए कि अरे मेरे बेटा को ऐसे कहती है, बेटा पे लगाम लगाती, ये करती वो करती, दुनिया भर की बातें। अंजना बहुत ज्यादा परेशान, यहाँ तक कि धीरे धीरे वो करण जो था वो अपनी पत्नी को मारने भी लगा कि देख मैं कहीं भी जाऊं, तू पढ़ाई कर रही है, मैंने तुझे नहीं रोका, तो जो भी कर, लेकिन मैं जहां जा रहा हूं तो मुझे भी नहीं रोकेगी। तो अपनी मर्जी की मालिक, हम अपनी मर्जी के मालिक, तू मुझे ना रोक, हम तुझे नहीं रोकेंगे। इस तरह की बातें करते। अब अंजना इतनी परेशान कि हम तो आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमका कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, लेकिन ये किस तरह की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे इनका झगड़ा शुरू हो गया, अब बिल्कुल भी इनकी बनने नहीं लगी। दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे इनका रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया। अब अंजना मन में ये विचार बनाती है कि हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, हमारे जो सपने हैं वो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। वो अपने पिताजी से कहती, पिताजी पहले तो समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बाद में वो मान जाते हैं, कहते ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो वहां पे मत रहो, आ जाओ। पिताजी अपनी बेटी को साथ में लेके चले आते हैं और उनपे जो भी मुकदमा वगैरह होता है वो भी लग जाता है। 2 साल बाद इनका तलाक हो गया। अब अंजना ने पूरा जी जान से, पूरी फ्रीडम के साथ में पढ़ाई में जी जान लगा दिया, दिन रात पढ़ाई करती, दिन रात पढ़ाई करती है। दोस्तों 4 साल बाद जेल पुलिस की जो वैकेंसी आती जेलर के पद पे, उसमें इस अंजना का सिलेक्शन हो गया, ये जेलर बन गई। अब तो घर में बहुत ज्यादा खुशियां, सब कुछ अच्छा, अंजना का सपना पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों इधर जो ये लड़का था करण, इसकी जब पत्नी चली गई, तलाक हो गया, तो फिर इसकी और भी मनमानियां चालू हो गई। अब ये अपने दोस्तों के साथ में घूमता, काम कुछ भी नहीं करता, खर्चा चाहिए बराबर। अब ये खर्चे के लिए लूट पाट करता, कहीं किसी के पैसे छीनता, कहीं किसी के पैसे हड़पता, कहीं किसी का कुछ ले लेता, बस ये लूट पाट पे ही निर्भर हो गया। इसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा, सिर्फ यही उद्देश्य बचा कि लूटो, खाओ और चलो। एक दिन क्या था कि इसने अपने दोस्तों के साथ में मिलके एक दंपति को घेर लिया, जो कि पति पत्नी कहीं जा रहे थे। इन्होंने देखा कि उनके पास पत्नी जो है उसके पास जेवर है, उस जेवर को लूटने के लिए इसने और इसके दोस्त ने घेर लिया। जैसे घेरा वैसे वो पति पत्नी गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन ये नहीं माना। ये अपना एक क्या कहते हैं, रिवाल्वर वगैरह भी रखता था, जो करण था, क्योंकि चोरी डकैती वाला काम करने लगा था। जब पत्नी से जेवर छीनने लगा तो पति ने विरोध किया। जब पति ने विरोध किया तो इसने रिवाल्वर निकाली और उसके पति के मार दी। जैसे ही मारी तैसे पति तो धड़ाम से गिर गया, जो दंपति थे रास्ते में, और पति गिर गया। इसके बाद में पत्नी से सारा जेवर छीन लिया, पत्नी से भी। अब पति तो जमीन पर गिर गया, पत्नी विरोध करने लगी कि मेरे पति को गोली भी मार दी और हमसे ये जेवर भी छीन ले। पत्नी उसका विरोध करने लगी, चिपट गई उसके हाथों में। लेकिन दोस्तों खुदा की ऐसी मेहर
कि तभी एक 4 व्हीलर गाड़ी सामने से आ जाती है। उसमें 8-10 लड़के बैठे हुए थे जो कि कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे। उन्होंने फटाक से उतर के उन बदमाशों को, जो 2 लड़के थे, उनको दबोच लिया, पकड़ लिया और पुलिस को फोन किया। पुलिस जब आई, देखा कि जो उस महिला के पति थे, उनको गोली लगी थी, उनकी हत्या हो चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन जो महिला थी वो सुरक्षित थी, उसका जो जेवर था वो भी बरामद हो गया। जेवर तो उसको दे दिया, लेकिन पति उसके इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब ये भाई पकड़ के जाते हैं। अब इन पे कई सारी धाराएं लगती हैं, 302 लगती हैं, 76 धाराएं मर्डर की और लूटपाट की, चोरी डकैती की, जितनी भी बहुत सारी 4-5 धाराएं लग जाती हैं। इसके चलते इनको हो गई जेल। और ये भाई उसी जेल में पहुंचे जहां पे इनकी पत्नी थी जेलर। ये तो संयोग बस पता चला, लेकिन कोई पहले से कोई प्लान नहीं था कि हाँ भाई ये उसी जेल में जा रहे हैं जहां पे इनकी पत्नी जेलर है। ये उसी जेल में पहुंचे। अब जब ये जेल में पहुंचे, इनसे लोगों ने पूछा, वहां के लोग पूछते हो चल दिए कि भाई तुम करके क्या आए हो। इन्होंने तो बताया कि भाई ये जेवर लूट रहे थे, तो उनको हल्के में लिया गया। ज्यादा लोग डरे नहीं, हल्के में लिया गया। अब इनको सताने लगे, अपने अनुसार नचाने लगे। अब ये बहुत ज्यादा परेशान कि अब क्या करें, अब यहां से कैसे निकले। रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है कि हम कैसे यहां से निकले, लेकिन निकलना वहां से संभव नहीं था। अब दोस्तों क्या होता कि वहां की जो जेलर थी, उन्होंने एक दिन विचार बनाया कि चलो इस जेल में घूम के आते हैं कि किसकी स्थिति क्या है, कौन क्या कर रहा है। इसी उद्देश्य से जेलर साहिबा चलती हैं और घूमने के लिए। तभी कुछ लोगों ने बताया कि मैडम साहिबा, एक नया कैदी आया हुआ है, वो बहुत ज्यादा रोता है। तो मैडम साहिबा ने कहा ठीक है, हम उससे मिल लेंगे। मैडम साहिबा उससे मिलती हैं तो वो कुछ भी बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी सामने खड़ी है जेलर के रूप में। उसके तो होश उड़ गए कि मैं बोलूं कैसे। उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन जब उस जेलर साहिबा ने देखा ये मेरा पति है, तो थोड़ी देर के लिए वो भी शॉक्ड हो गए, लेकिन उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये जो कैदी है ये मेरा पति है। मैडम साहिबा ने चुपके से उसको अपने ऑफिस में बुलाया और उससे सारी बातें पूछी कि बताओ क्या हाल है। मैंने तो अपनी जिंदगी बना ली, तुम्हें मैंने कितनी बार रोका, लेकिन तुम नहीं माने। ये तुम्हारी दुर्दशा हो गई, क्या ये तुमने हालत बना ली अपनी। बताओ तो करके क्या आए हो, कौन सा कांड करके आए हो। तो ये सारी कहानी बताता है कि मैंने जेवर लूटा और गोली मार दी, ऐसे ऐसे ये बात हो गई। मैडम साहिबा उसको बहुत डांटती हैं और कहती है कि देखो, हम जिस पद पे हैं, मुझे अपने पद का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि भाई अब तुम मेरे पति हो तलाकशुदा तो हम तुम पे कोई रियायत कर दें, तुम्हारी सजा कम कर दें। ये नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो तुम्हें सताते हैं लोग, वो तुमको सताएंगे नहीं, तुमको अपनी सजा काटनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे एक अपराधी की हम सजा माफ कर देंगे तो हम खुद अपराधी बन जाएंगे। हम न्याय करते हैं, न्याय की बात करते हैं, न्याय का काम करते हैं। इसलिए हम ये तो कर सकते हैं कि भाई लोग तुमको सताएंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी सजा को कम नहीं कर सकते। जो तुमने किया है वो तुमको भरना पड़ेगा। अब तो ये बहुत ज्यादा टेंशन वहां ऑफिस से आ गया। अब इसको अंदर ही अंदर बड़ा गिल्टी फील हो रही थी कि बताओ, हम यहाँ पे कैदी हैं और हमारी पत्नी यहाँ पे जेलर है। अब दूसरा कोई हो तो चल भी जाए। अब इसको अंदर ही अंदर इतनी शर्मिंदगी महसूस होने लगी, इतनी शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि अब ना इसको पानी अच्छा लगे ना खाना अच्छा लगे। इसको तो ये लग रहा था कि मैडम साहिबा मुझे यहाँ से फटाक से निकाल देती कि चलो भाई निकल जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी सजा कम नहीं होगी। तो ये अंदर ही अंदर घुटने लगा, शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी और भी ज्यादा घुटने लगा, जिसकी वजह से एक दिन इस करण ने फांसी लगा ली और इसने आत्महत्या कर ली और एक पर्चा बना के रख दिया, लिख दिया उसमें कि हम इस शर्मिंदगी भरी जिंदगी को जी नहीं पा रहे थे, मेरा जीना दुश्वार हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, मैडम साहिबा उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाती हैं, जो भी क्रियाकलाप होता है, और उसकी जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना कि क्या मैडम साहिबा ने जो किया वो अच्छा किया, या जो उसके पति ने किया, करण ने किया, वो अच्छा किया, इसको आत्महत्या करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी।
दोस्तों हम सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि अपने रिश्तों की अहमियत को समझो और जो वक्त है आपके पास उसकी कीमत को समझो, क्योंकि वो वक्त निकल गया फिर वो कभी वापस नहीं आएगा, चाहे तुम पूरी जिंदगी कुछ भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मेरे साथ में नए जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बाय सभी को।